हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस सॉल्यूशन। आज हम आपके सामने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पर चर्चा करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने 1861 का एक्ट पढ़ा था। तो इस एक्ट के प्रावधानों पर या इस एक्ट के गठन पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि की ओर चलते हैं। तो 1892 का ये जो एक्ट था 1892 का ये जो एक्ट था, इसके पहले की जो कुछ प्रमुख घटनाएं थीं तो उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। देश में अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई जैसे स्थानों पर, और शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ ही राष्ट्रीयता की भावना भी विकसित हो रही थी। ऐसे ही समय में कांग्रेस का गठन होता है 1885 ईस्वी में। अपने गठन के कुछ समय बाद से ही कांग्रेस जो है वह 1861 के एक्ट में अनेक प्रकार के बदलाव की मांग करने लगी। तो कांग्रेस की जो प्रमुख मांगे थी उनमें क्या थी कि अतिरिक्त सदस्यों की जो संख्या है उसे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इन अतिरिक्त सदस्यों में ही भारतीय लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। काउंसिल में जो अतिरिक्त सदस्य होते थे उनमें जो भारतीय लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया था, किंतु उनकी संख्या बहुत कम थी। तो कांग्रेस चाहती थी कि अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाए। उसके अलावा ये जो अतिरिक्त सदस्य हैं इन्हें वायसराय मनोनीत करता था, तो ये वायसराय का मनोनयन न होकर के निर्वाचित सदस्यों को यहाँ स्थान दिया जाए। इसके अलावा जो वित्तीय मामले थे, बजट जैसे महत्वपूर्ण मसले थे, इनमें इन लोगों को भी भाग लेने का, बहस करने का अधिकार दिया जाए। मिलिट्री सर्विसेज पर होने वाले खर्च को, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को, जो सेना पर जो खर्च हो रहा था बेतहाशा, उसको कम किया जाए। और एक बड़ी चिर प्रतीक्षित मांग जो थी वह यह थी कि सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं हैं ये भारत के साथ साथ इंग्लैंड में भी आयोजित किया जाए, क्योंकि एक साधारण भारतीय के लिए असंभव नहीं था कि वह इंग्लैंड जाए और सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में शामिल हो सके। तो ये तो थी कांग्रेस की मांगे, भारतीय जनता की ओर से जो कांग्रेस मांग रख रही थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में इनमें से कौन कौन सी मांगों को माना गया और किन्हें स्थान दिया गया। तो 1890 ईस्वी में इंग्लैंड में रूढ़िवादी दल की सरकार बनी और तत्कालीन भारत सचिव कौन थे? लॉर्ड क्रॉस। उनके सुझावों पर लॉर्ड्स में लॉर्ड्स की जो सभा थी वहाँ एक विधेयक रखा गया और वह 1892 में पारित हो गया। और इस विधेयक में कौन कौन से प्रावधान रखे गए हम इसको देखते हैं। तो 1892 का जो विधेयक था इसमें कार्यकारी सदस्यों की जो संख्या थी वह कितनी थी? 6 ही बनी रही। यहाँ एक चीज़ हम ध्यान देंगे कि 1861 के एक्ट में हमने कितने कार्यकारी सदस्यों की संख्या देखी थी? 5। लेकिन 1874 में एक नए सदस्य की नियुक्ति की गई थी, एक नया पोर्टफोलियो बनाया गया था, पीडब्ल्यूडी, और इस प्रकार से जो सदस्य थे उनकी जो संख्या थी वह कितनी हो गई थी? 6 हो गई थी। तो 1892 के विधेयक में भी इन सदस्यों की संख्या 6 ही बनी रही, किंतु जो अतिरिक्त सदस्य थे, जो एडिशनल मेंबर्स होते थे, उनकी संख्या को बढ़ा करके 10 से लेकर के 16 तक कर दिया गया। इसमें 6 जो होते थे ऑफिशियल मेंबर्स होते थे और 10 नॉन ऑफिशियल। तो ऑफिशियल मेंबर्स के बारे में हमने जैसा पहले पढ़ा था कि उनकी नियुक्ति या तो ब्रिटिश सिविल सर्विसेज से होती थी या फिर मिलिट्री सर्विसेज से, तो वह व्यवस्था कायम रही। किंतु जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, जिन्हें वायसराय मनोनीत करता था, इनमें कुछ परिवर्तन किया गया। इन 10 नॉन ऑफिशियल सदस्यों में से, गैर सरकारी सदस्यों में से 5 की जो नियुक्ति थी वह किसके द्वारा कर दी गई? तो इनकी 5 की नियुक्ति वायसराय द्वारा, मनोनयन 5 सदस्यों को वायसराय मनोनीत करेगा, जबकि 4 अन्य बंगाल, मुंबई, मद्रास और उत्तर पश्चिमी प्रांतों से आएंगे, और एक अन्य सदस्य जो 5वां सदस्य होगा वह कोलकाता के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चुना जाएगा। तो ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को लेकर के चेंजेस किए गए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो मांग चली आ रही थी बजट को लेकर के, तो अतिरिक्त सदस्यों को भी बजट में जो बहस होती थी उसमें शामिल होने का अधिकार दे दिया गया, किंतु बजट पर मतदान करने का अधिकार उनको प्राप्त नहीं हुआ। अब बजट में जो भी बहस थी उसमें बहस में तो वे शामिल हो सकते थे, किंतु किसी भी तरह की वोटिंग करने के लिए उन्हें कोई भी राइट्स नहीं दिए गए। इसके अलावा अतिरिक्त सदस्य अब कार्यकारी परिषद के जो सदस्य थे, पोर्टफोलियो, जिनके पास एक एक पोर्टफोलियो होता था, उनसे प्रश्न तो पूछ सकते थे, किंतु जवाब मिलने पर अगर वह उनकी कोई कुछ और पूछना चाहे, कोई पूरक प्रश्न पूछना चाहे, तो इसके लिए उन्हें अनुमति प्रदान नहीं की गई। तो ये तो हमने बात की सेंट्रल लेजिस्लेचर की। इसके अलावा प्रांतीय विधानसभाओं में भी जो अतिरिक्त सदस्य थे उनकी संख्या को 20 तक बढ़ा दिया गया, और ये जो सदस्य थे ये कहाँ से चुन करके आ रहे थे? विभिन्न प्रकार के
जनता के विभिन्न वर्गों से इनका चयन किया गया। जमींदार, विश्वविद्यालयों के सदस्य, पढ़े लिखे लोग, जिला परिषद, नगर पालिका इत्यादि में जो लोग थे, उन सभी वर्गों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करके प्रांतीय विधानसभाओं में अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की गई। तो ये थे 1892 के एक्ट के इम्पॉर्टेंट प्रावधान। तो ये जो 1892 का एक्ट हम देखते हैं, इसका अगर हम देखें कि इस एक्ट का महत्व क्या था, यह एक्ट किस प्रकार से हमारे लिए दूरगामी साबित हुआ, तो एक तो सबसे जो बड़ा ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि इस एक्ट में कांग्रेस की काफ़ी मांगें मानी गई। तो इस एक्ट के लागू होने से कांग्रेस का महत्व बढ़ जाता है और वह जनता के प्रतिनिधि के रूप में